नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 34 वर्षीय महिला की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज की इस पत्रिका के ऊपर, इस कुंडली विश्लेषण के ऊपर। इनकी बर्थ डिटेल्स को मैं आपके समक्ष रख देता हूं। 31 जनवरी 1988 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का जो समय है वो है शाम के 4 बजे और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो पूछा गया है कि कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि शादी के 7 वर्षों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन अगले ही दिन यानी एक दिन बाद ही वो बच्चा एक्सपायर हो गया। कारण जानना चाहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्या आगे पुत्र संतान होने का योग है और है तो कब है, जीवन आगे कैसा रहेगा। इसके अलावा इन्होंने अपने पति के नौकरी वगैरह के बारे में पूछा है, आगे की प्रोग्रेस के बारे में इन्होंने पूछा है और मकान योग के बारे में इन्होंने पूछा है। इनके प्रश्नों को आखिर में हम लेंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले इनकी कुंडली की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे समक्ष इनकी लगन कुंडली प्रारंभ होती है 3 नंबर से, यानी कि मिथुन लगन की कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देव देखें तो लगन में ही विराजमान है, यानी कि मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि की इनकी पत्रिका है। लगन भी बुध का है और राशि भी बुध देव की है। समझने की कोशिश करें बुध के लगन वालों को या खास करके मिथुन लगन वालों को, जो कि इनकी कुंडली है। देखिए, ऐसे लोग कम्युनिकेशन में आमतौर पर बहुत अच्छे होते हैं। खुद को प्रेजेंटेबल रखना ऐसे लोगों को आता है कि कैसे बात करना है, कैसे लोगों को जो है लोगों के सामने अच्छा इंप्रेशन वो करना है, खुद को प्रेजेंट करना इनको आता है। अच्छा कम्युनिकेशन करने की जो शैली होती है वो इनके अंदर पहले से ही मौजूद होती है। इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इनका जो दिमाग है वो बहुत चलता है। यहाँ पर हम समझें तो लगन में चंद्रमा बैठे हुए हैं, धनेश है चंद्रमा, जाकर के कुंडली के लगन में बैठे हुए हैं। पैसे के लिए अच्छा है, चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, लगन में आके बैठा हुआ है, तो मैं इसको पर्सनालिटी के लिए भी बढ़िया मानूंगा। चंद्रमा का लगन में आके बैठना आपकी पर्सनालिटी के लिए बढ़िया है, लेकिन इस चंद्रमा के ऊपर शनि एवं मंगल दोनों का प्रभाव है। ये उदासीनता दे सकता है। फिर से समझिएगा, अभी तक मैंने कहा कि चंद्रमा बड़ा अच्छा है, सौम्य ग्रह है, लगन में आके बैठा है, लेकिन अब ये शनि से जो दृष्ट है तो कहीं ना कहीं उदासीनता ये आपको दे सकता है। धन के लिए चंद्रमा का बैठना लगन में बढ़िया माना जाएगा। आपके व्यक्तित्व के लिए चंद्रमा का लगन में आकर के बैठना आपके लिए बढ़िया माना जाएगा। केतु की बात कर ली जाए, चंद्रमा की दृष्टि भी सप्तम के ऊपर है, वो भी बढ़िया है। केतु की बात कर ली जाए, चौथे भाव में केतु बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि भी चौथे भाव के ऊपर पड़ रही है। चौथा भाव हमारे सुखों को दर्शाता है, हमारे घर को दर्शाता है। केतु का बैठना और शनि की वहाँ पर दृष्टि का पड़ना, यानी कि टेंशन, घर में कोई टेंशन का माहौल रहे या कहीं ना कहीं चीज़ों में उतार चढ़ाव होता रहे घर के अंदर, घर के माहौल में, ये यहाँ पर केतु देवता देने वाले होंगे। अपने घर में वास्तु का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल कुंडली के 6ठे भाव में यहाँ पर वृश्चिक राशि में यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए। अब समझिए, इस कुंडली में मंगल कहीं से भी अच्छा ग्रह नहीं है। अगर इस लगन में सबसे बुरा ग्रह कोई है तो वो है मंगल। यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं 6th हाउस में, 6ठे भाव में मंगल देवता यहाँ पर बैठे हुए हैं। बली अवस्था में यहाँ पर मंगल बैठे हुए, तो 6ठे भाव में मंगल का बैठना यहाँ आपको लड़ने की क्षमता देता है, कॉम्पीट करने की क्षमता देता है। भले ही आप कंपटीशन में नहीं जाइए, लेकिन वैसे भी यहाँ पर मंगल आपको एक इच्छा शक्ति देता है। तो 6ठे भाव के लिए मंगल का यहाँ पर बैठना अच्छा है, क्योंकि वो अपने घर का बैठा है। यहाँ से बैठ करके मंगल भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य में कमी करने का काम करेंगे, भाग्य में परेशानी उत्पन्न करेंगे, काम नहीं बनने देंगे। यहाँ से बैठ करके मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव के ऊपर पड़ रही है। अस्पताल वगैरह का चक्कर, धन का फिजूल व्यय मंगल देव दर्शा रहे हैं। मंगल की दृष्टि कुंडली के लगन के ऊपर पड़ेगी आपकी हेल्थ के लिए, और चंद्रमा को भी देख रहे हैं मंगल, आपके मन के लिए इसका प्रभाव अच्छा नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, शनि के ऊपर चलते हैं। शनि सप्तम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं धनु राशि में 5 डिग्री के साथ। इस कुंडली में शनि को समझें तो बड़ा ट्रिकी है शनि का पोजीशन, क्योंकि वो अष्टमेश भी है और भाग्येश भी है। जाकर की कुंडली के सप्तम भाव में ये शनिदेव बैठे हुए हैं। शत्रु की राशि में भी नहीं है, मित्र की राशि में भी नहीं है, सम के होकर के यहाँ पर ये शनिदेव बैठे हुए हैं कुंडली के सप्तम भाव में। देखिए शनि यहाँ पर जो बैठा हुआ है ये विवाह को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। शनि का प्रभाव जो लगन के ऊपर है ये डिले के साथ चीज़ों को देने वाला होगा। डिले क्यों करेगा? क्योंकि शनि है। देने वाला क्यों होगा? क्योंकि ये आपका भाग्येश है। तो विलंब के साथ ये शनि आपको, आपकी चीज़ों को, ये आपकी सफलताओं को ये शनि देने वाला होगा। चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि का पड़ना इसको बढ़िया नहीं माना जाता है। उदासीनता, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये उदासीनता या फिक्रमंदी, टेंशन को ये दर्शाता है। शनि का प्रभाव चौथे भाव के ऊपर आने वाले समय में मकान वगैरह के सुख के लिए ये अच्छा है। विलंब से अगर उसको उसमें विलंब करेंगे तो वहाँ पर शनि आपकी हेल्प करेगा। भाग्य भाव के ऊपर जो शनि का प्रभाव है ये भी बढ़िया माना जाएगा आपके भाग्य के लिए। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। शनि की राशि में सूर्य बैठे हुए हैं। तृतीयेश सूर्य जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, चोट चपेट वगैरह का ध्यान रखें। यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, इसको हम कहीं से भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। हेल्थ वगैरह का आप ध्यान रखिए। दौड़ भाग से, छोटी मोटी यात्राओं से यहाँ पर सूर्य आपको नुकसान करवा सकते हैं। मतलब कि अगर कहीं ज़रूरत नहीं हो तो फिजूल की दौड़ भाग करने से कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होने वाला। भाग्य भाव की तरफ चलते हैं। यहाँ पर समझेंगे तो शुक्र एवं बुध लक्ष्मी नारायण योग बना के आपकी कुंडली के नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो ये आपके भाग्य के लिए बढ़िया है, क्योंकि लग्नेश उठ के भाग्य भाव में बैठा हुआ है, वो भी शुक्र के साथ। तो जीवन में ये सुख सुविधाओं को देने वाला होगा। जो कमी यहाँ पर मैंने कही थी कि केतु बैठे हुए हैं, तो वो ज़रूर वहाँ पे घर के अंदर माहौल को कुछ ना कुछ परेशानी वाला रखेगा। लेकिन शुक्र और बुध की जो युति हो रही है यहाँ पर भाग्य भाव में, ये कम से कम इतना है कि बेसिक चीज़ों से आपको वंचित नहीं रखेगा। तो भाग्य के लिए भी इसको मैं यहाँ पर अच्छा कंसिडर करूँगा। शुक्र की बात कर ली जाए, पंचमे शुक्र जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, ये आपके शिक्षा संतान दोनों के लिए अच्छा माना जाएगा। शुक्र और बुध का यहाँ पर बैठना कलात्मक क्षमता को भी दर्शाता है, आपकी क्रिएटिविटी को भी ये दर्शाता है। आपके स्वभाव के लिए भी इसको मैं अच्छा कंसिडर करूँगा, अच्छा मानूंगा। आगे बढ़ जाते हैं, गुरु राहु के ऊपर चलते हैं। गुरु की बात कर लें तो गुरु यहाँ पर 29 डिग्री के साथ बैठे हुए, राहु 0 डिग्री के साथ बैठे हुए, तो युति ना के बराबर ही मानिए। यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो दसम भाव में बैठ करके हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, हंस योग बना रहे हैं। करियर के लिए बढ़िया है। हालांकि आपने बताया नहीं है कि आप कुछ कर रही हैं या नहीं, आपके प्रश्नों से लगता नहीं है कि आप कोई ऐसा करियर में हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का अपने घर में स्वगृही बैठना, इसको मैं अच्छा कंसिडर करूँगा। राहु के बैठे होने की वजह से थोड़ी ही उतार चढ़ाव देंगे। इस कुंडली में समझें तो राहु आपके सप्तमेश के साथ बैठा है। डिग्री डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको मैं बहुत ज़्यादा बुरा बोलूँ ऐसा नहीं है। यदि 10 डिग्री से कम का डिफरेंस होता तो ज़रूर मैं बोलता कि चांडाल दोष है, ये विवाह के लिए बहुत बुरा है। लेकिन अभी मैं नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा कि एक पिंच, यहाँ पर एक राहु, यहाँ पर राहु जो है वो गुरु को एक पिंच कर रहे हैं। तो विवाह का ख्याल रखिए, कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बैठ करके गुरु धन भाव को देखेंगे, धन के लिए बढ़िया है। चौथे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया है। वहीं छठे भाव के ऊपर जो गुरु की दृष्टि है आपके हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी मैं इसको बढ़िया मानूंगा। तो गुरु यहाँ पर बढ़िया बैठे हुए। सिमिलरली राहु दसम में जो बैठे हुए हैं, अगर करियर में कुछ करना चाहेंगी तो यहाँ पर राहु आपको मोटिवेट भी करेंगे, साथ में कन्फ्यूज भी करेंगे, उतार चढ़ाव देने वाले होंगे। यहाँ पर आज मन करेगा ये कर लूँ, कल मन करेगा कुछ और कर लूँ। तो कहीं ना कहीं राहु इन चीज़ों को दर्शाने वाले होते हैं, तो इस तरीके की वो चीज़ें देंगे। छठे भाव के ऊपर राहु की दृष्टि बढ़िया है। धन भाव के ऊपर भी राहु की दृष्टि का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं देख रहा हूँ। चलिए आपकी दशाओं के ऊपर हम चलते हैं। बुध की महादशा आपको चल रही है फिलहाल, जो कि 27 मई 2022 से प्रारंभ हुई, यानी कि अभी थोड़े समय पहले से ही आपको बुध की महादशा प्रारंभ हुई है। और ये महादशा आपको
27 मई 2039 तक रहने वाली है। तो अभी लंबा समय है, अभी तो बुध की महादशा शुरू ही हुई है, लगभग 17 वर्षों की ये दशा होती है। तो बुध की महादशा से आपका जीवन जो है वो अब गुजरने वाला है। बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा आपको चल रही है, जो कि 23 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। आप जानना चाहेंगे बुध कैसा रिजल्ट देगा, फलाना फलाना, वो आपके प्रश्नों में आने वाले समय में तुरंत मैं कवर कर रहा हूँ। पहला प्रश्न आपने पूछा है कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि गुरु का यहाँ पर हंस महापुरुष योग, शुक्र बुध का यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। मंगल का यहाँ पर विपरीत योग बहुत वीक बन रहा है, तो मैं उसको इतनी कंसिडरेशन नहीं कर रहा हूँ उसकी। इसके अलावा कई भावों में पाप कर्तरी है। दोष की बात करें तो पंचम भाव में पाप कर्तरी, सप्तम भाव में पाप कर्तरी, भाग्य भाव में भी पाप कर्तरी है, जो कि चीज़ों में बाधा डालने का काम करेगा। इसके बाद आपने पूछा है जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि शादी के 7 वर्षों के बाद एक संतान, एक पुत्र की प्राप्ति हुई और एक दिन में ही वो एक्सपायर हो गया, ऐसा क्यों हुआ? अगर मुझे ढूंढना हो तो मैं बोलूँगा यहाँ पर देखिए, तो पाप कर्तरी पंचम को लग रहा है, यानी संतान संबंधित बाधा। वही मंगल जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इस कुंडली के लिए विलन है, ऐसा नहीं है कि आप विशेष रूप से आपके लिए कह रहा हूँ, नहीं। इस लगन में मंगल सबसे बड़ा विलन का काम करता है। इस मंगल ने यहाँ पर शुक्र को भी प्रभावित किया, पाप कर्तरी भी लगाया और फिर शुक्र को भी प्रभावित किया। तो मेरे हिसाब से जो मंगल है, और इन चीज़ों में मंगल का बड़ा रोल होता है, सडन जो घटनाएं घटित होती हैं ना, उसमें मंगल का एक बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर मंगल जो कि एक अशुभ ग्रह होकर के यहाँ पर अपना प्रभाव दे रहा है, तो मंगल के कारण ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई। इसके बाद आपने पूछा है आगे क्या पुत्र संतान के योग हैं तो कब है। देखिए, एक तो आपने टाइमिंग जो दिया है वो बड़ा मोटा मोटा सा है, 4 बजे का आपने शाम का टाइमिंग दिया है। इसके लिए D7 हेल्पफुल होता है, जिसको हम सप्तमांश चार्ट कहते हैं। फिर भी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मैं बोल भी दूँ, मैं बहुत अच्छे से भी देख लूँ, तब भी उसमें चांसेस होते हैं आगे पीछे रहने के। यानी कि जेंडर प्रेडिक्शन में मेरी एक्यूरेसी 100% नहीं है। मैंने जितने भी लोगों से सीखा है, पढ़ा है, किताबें पढ़ी है, दावा सभी करते हैं, बट मैंने सही बताऊं तो अपने अनुभव में 100% एक्यूरेसी इस मामले में नहीं देखी है। तो मैं कोई ब्लफ नहीं करूंगा आपके साथ, मेरी आदत भी नहीं है। हाँ, मैं कुछ उपाय दे दूंगा आपको पर्सनली, जिससे कि अगर आपकी ऐसी इच्छा है, हालांकि ऐसी कोई बात तो है नहीं पुत्र या पुत्री में, लेकिन फिर भी आपकी ऐसी कोई इच्छा है तो मैं कुछ उपाय दे दूंगा जो कि ज़रूर शास्त्रों ने बताए हैं। उससे संतान भी होगी, उत्तम संतति होगी, उस संतान की रक्षा भी ईश्वर करेंगे, वो उपाय मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, प्राप्ति का योग कब है? आने वाले समय में मुझे प्राप्ति का योग दिख रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार करिए। अभी केतु की दशा खत्म होने दीजिए, मतलब बुध में बुध, फिर बुध में केतु खत्म होने दीजिए। जब शुक्र की अंतर्दशा आएगी उसमें प्रयास कीजिएगा लगभग 2025 के आसपास, तब जा कर के आपको मैं उस दौरान देख रहा हूँ कि आपको सफलता मिल जाएगी। और ईश्वर ने चाहा तो जो आप चाह रहे हैं उसी की प्राप्ति आपको होगी। जीवन मेरा कैसा रहेगा? जीवन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा अगर टेंशन लेते हैं तो उससे बचिए। टेंशन लेने से जीवन नहीं चलेगा, टेंशन ज़्यादा लेते हैं तो बचिए। चंद्रमा पीड़ित हो रहा है तो टेंशन वगैरह लेते हैं तो उससे बचने की कोशिश करिए। हस्बैंड की नौकरी कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी, परंतु उतार चढ़ाव की समस्या रह सकती है। उनकी कुंडली से इस बात को बताना ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके चार्ट से मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उतार चढ़ाव मुझे दिखती है, बाकी इसके अलावा बहुत ज़्यादा मैं बोल्ड प्रेडिक्शन नहीं करूँगा आपके चार्ट से आपके पति के करियर के बारे में। जीवन में आगे प्रोग्रेस कैसा रहेगा? प्रोग्रेस रहेगा, संघर्ष भी रहेगा, संघर्ष सभी के जीवन में होता है, आपके जीवन में भी रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, बाकी मैं कोई विशेष परेशानी नहीं देख रहा हूँ। संतान को लेकर के भी आपने जो पूछा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 25 के अराउंड जो है कुंडली कह रही है कि वहाँ पर आपको सफलता मिल जाएगी। मकान योग के बारे में आपने पूछा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि आप अपने नाम से अगर आप मकान लेना चाह रही हैं तो थोड़े विलंब से लीजिएगा। पहली बात, मकान आपका बहुत सुंदर बनेगा, बढ़िया बनेगा। थोड़े विलंब से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, बढ़िया रहेगा आपके लिए। हड़बड़ी में नहीं बनाना है।
आराम से टाइम ले के उसको बनाना है। मकान अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा, खूबसूरत बनेगा। आगे बढ़ते हैं, उपाय के ऊपर चलते हैं। उपाय के ऊपर जाने से पहले अगर हम नवमांश कुंडली को देखें तो नवमांश कुंडली में ग्रहों का बलाबल जो है वो बढ़िया नज़र आ रहा है। संतान को लेकर के वहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी सी डाउन है, चिंता वहाँ पर भी दिखती है। लेकिन जो मैंने समय आपको बताया है संतान को लेकर के कि बुध की महादशा में शुक्र की जब अंतर्दशा रहेगी 2025-26 के अराउंड, वो समय मुझे बढ़िया दिख रहा है संतान प्राप्ति के लिए। उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, उपायों से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सरल से उपाय हैं। प्रथम उपाय आप नोट कीजिए, नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपको बड़ा फायदा रहेगा। पन्ना नाम का एक रत्न आता है जिसको ग्रीन एमराल्ड कहते हैं। ये संभव हो अगर आपका बजट अलाउ करे तो इसको आप धारण कर लीजिए। चांदी में भी आप इसको धारण कर सकती हैं। राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में आप इसको धारण कर लीजिए। 7 सवा 7 रत्ती के आसपास का रत्न हो, ग्रीन एमराल्ड पन्ना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बुधवार को, शुक्ल पक्ष के बुधवार को आप इसको सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण कर लीजिए। इसके अलावा कुछ पर्सनल एक दो उपाय और हैं, कुछ मंत्राज हैं, कुछ पर्सनल उपाय हैं, मैं वो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। संतान को लेकर के हैं वो, तो मैं वो आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 34 वर्षीय महिला की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।